कोई भी बिजनेस है, आपको अगर ग्रो करना है, मार्केटिंग करना है, तो दो टाइप के कस्टमर मेन सेगमेंट होते हैं, B2B एंड B2C। ये दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। एक में आपको वॉल्यूम मिल सकता है तो एक में आपको अच्छा मार्जिन मिल सकता है। तो मैं दोनों के आपको प्रोज एंड कॉन्स समझाऊंगा। एप्पल जैसी कंपनी है, एक इतने लाखों करोड़ों मोबाइल हर साल बेचती है, बट एप्पल खुद मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। तो एप्पल ने एक कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है, फॉक्सकॉन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनको B2B का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो फॉक्सकॉन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को राउंड द ईयर कंसिस्टेंट ऑर्डर सप्लाई मिलता है। तो B2B का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आपको वॉल्यूम में बिजनेस मिलता है। आज मैं आपको बिजनेस में कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे करते हैं वो आपको गाइड करूंगा। कोई भी बिजनेस है, आपको अगर ग्रो करना है, उसको मार्केटिंग करना है, तो एक दो टाइप के कस्टमर मेन सेगमेंट होते हैं। एक है B2B एंड एक है B2C। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। अभी B2B सेगमेंट एंड B2C सेगमेंट, ये दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। एक में आपको वॉल्यूम मिल सकता है तो एक में आपको अच्छा मार्जिन मिल सकता है। तो मैं दोनों के आपको प्रोज एंड कॉन समझाऊंगा। बेसिकली किसी को भी बिजनेस ग्रो करना है, हमने रिसेंटली सर्वे किया था कि आपको बिजनेस ग्रो करने में क्या इशू आता है। तो मेजर लोगों ने किया उसमें कि सेल्स एंड मार्केटिंग ये हमारा मेजर चैलेंज है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग आपका, अगर आप B2B बिजनेस करोगे तो उससे सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपको एक अलग लेवल पे स्केल करना है, बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है, तो आपको मार्केटिंग एंड सेल्स आना चाहिए, एंड उसके लिए आपको डेडिकेटेड बजट्स भी आपको स्पेंड करना चाहिए। तो मैं अभी आपको B2B एंड B2C के एक मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं ये आपको समझाता हूँ। तो B2B में आपको एक लार्ज कॉरपोरेट्स, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या आपको गवर्नमेंट्स, इनके साथ आपको एक बड़े स्केल पे बिजनेस मिलता है। आपको एक ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बट वो जो एक आपको पूरे साल भर को आपको ऑर्डर्स देंगे, कंसिस्टेंट वॉल्यूम दे सकता है, एंड फिर आपको अश्योर करने की क्वालिटी अच्छा दे। तो B2B का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आपको वॉल्यूम में बिजनेस मिलता है। अभी एप्पल जैसी कंपनी है, एक इतने लाखों करोड़ों मोबाइल हर साल बेचती है, बट एप्पल खुद मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। तो एप्पल ने एक कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है, फॉक्सकॉन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनको B2B का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो फॉक्सकॉन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को राउंड द ईयर कंसिस्टेंट ऑर्डर सप्लाई मिलता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने का। अभी ये दोनों ब्रांड्स आपने सुने नहीं होंगे, बट ये दोनों ब्रांड्स बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस करते हैं। अभी दूसरा बेनिफिट क्या है कि इसमें आपको क्वालिटी अच्छा, आपका अगर क्वालिटी अच्छा है तो आपको कंसिस्टेंट अलग अलग ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे एंड आपको बिजनेस देंगे। अभी एक जस्ट एग्जांपल, अभी बहुत सी कंपनीज है जिनको अपना प्रोडक्ट का 5 स्टार रेटिंग मेंटेन करना होता है। अभी जैसे टाटा जैसी कंपनी, उन्होंने रिसेंटली उनके कुछ कार्स को 5 स्टार रेटिंग मिलवाया, सेफ्टी रेटिंग। जैसे वोल्क्सवैगन है या वोल्वो है, ऐसे जो जर्मन ब्रांड्स है उनको 5 स्टार रेटिंग होता है, तो उससे कंज्यूमर प्रेफरेंस उनको ज़्यादा मिलता है। तो टाटा ने इम्प्लीमेंट किया। अभी अगर आपको टाटा को ये 5 स्टार अगर रेटिंग मिलवाना है तो उनके जो कंपोनेंट है, उनका बिल्ड क्वालिटी भी 5 स्टार होना चाहिए, उतना हाईली ड्यूरेबल मटेरियल उनको यूज़ करना है। तो उनके जो वेंडर्स है, उन्होंने उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया इंप्रूव किए, उनसे उन्होंने हाई क्वालिटी मटेरियल्स मिलवाए। तो फिर इट इज़ अगेन अ क्वालिटी रिलेटेड बिजनेस। थर्ड इज़ कि आपको इसमें मार्केटिंग नहीं करना है, आपको कोई भी सोशल मीडिया एडवर्टाइज नहीं करना है, कोई भी आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालना है, कोई भी न्यूज़पेपर जाहिरात नहीं देनी है, आप न्यूज़ आर्टिकल नहीं देना है, क्योंकि इसमें आपको आपका क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट रियली मैटर्स, एंड आप क्या स्केल में प्रोडक्शन कर सकते हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसे अभी आप जितने भी वेंडर्स है, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के वेंडर्स का, अभी कोई भी, अभी सपोज एक कार की कंपनी, टाटा कंपनी, उसका सीट कवर कोई और बनाता है, उसका व्हील कोई और बनाता है, उसके अलग अलग नट एंड बोल्ट्स कोई और बनाता है। तो ये सारे ब्रांड्स आपको नहीं पता है, बट ये जो कंपनीज उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनको बड़े स्केल पे एक ऑर्डर्स मिलते हैं, बड़े स्केल पे उनका वॉल्यूम होता है। तो इसमें आपको और एक बेनिफिट ये है कि आपको मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करना है, आपको सिर्फ हाई वॉल्यूम कैसे बना सकते हो। आपको सडनली बहुत बड़ा वॉल्यूम भी मिल सकता है, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आपको एक सडन लेवल पे बड़े इस पे ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं।
जैसे अभी टाटा ने कुछ गाड़ियाँ लॉन्च करी, या एप्पल का जब लॉन्च होता है या क्रिसमस पीरियड्स होते हैं तो उनको बहुत करोड़ों में ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो ये आपको इसमें बेनिफिट्स है कि इसमें आपको राउंड द ईयर वॉल्यूम मिलता है, आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आपका एक अगर मैन्युफैक्चरिंग लाइन आपने सेट किया तो आपको 2-3 साल उस लाइन पे कंसिस्टेंट सेम प्रोडक्ट आपको प्रोडक्शन करना है एंड आपको बिजनेस मिल सकता है। तो इसमें आपको कांस्टेंट इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट्स है B2B सेगमेंट के। अभी इसके बेनिफिट्स है तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं मिलते। अभी अगर एप्पल आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो 1 करोड़ से ज़्यादा आपको फ़ोन का ऑर्डर दे रहा है, तो वो आपको मार्जिन्स बहुत कम देंगे। अभी खुद एप्पल जब एक प्रोडक्ट बेचता है तो एप्पल का $1,000 का फ़ोन उनको शायद $100 में ही उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा, तो वो 900% मार्जिन रखते हैं उसमें। बट यही मार्जिन वो अपने मैन्युफैक्चरर को नहीं देता है। तो आपको B2B में मार्जिन्स हमेशा कम रहेंगे, आपको खुद का ब्रांड आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना ऑप्शन नहीं है, आपको एट द सेम टाइम इसमें इनोवेशंस करने का ज़्यादा स्कोप नहीं है। अगर आप एक सीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आप कल जाके आप व्हील्स नहीं बना सकते हो, आप कल जाके सनरूफ नहीं बना सकते हो। तो आपको एक लिमिटेशंस है प्रोडक्ट एंड इनोवेशंस में। ये है B2B के फ़ायदे एंड उसके डिसएडवांटेजेस। अभी हम आप डिस्कस करेंगे B2C बिजनेस। B2C मतलब आपकी वर्ल्ड की जो भी टॉप कंपनीज़ है, आप अगर उनको देखो तो फिर एप्पल है, गूगल है, या फैशन में जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, फूड में पतंजलि है, HUL है, यूनिलीवर है, ये सारे B2C बिजनेसेस है क्योंकि इन्होंने अपने एक आइडेंटिटी बनाई है एंड अपने ब्रांड के बलबूते पे वो आज मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहा है। तो आप अगर एक पतंजलि का प्रोडक्ट देखो तो वो एक B2C कंपनी है। आज पतंजलि टूथपेस्ट से लेके बिस्किट तक सारी चीज़ें बेचती है। अगर पतंजलि खुद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती तो वो इतने सारे प्रोडक्ट कम टाइम में नहीं लॉन्च कर पाते क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। बट वो एक B2C बिजनेस है तो उनका ब्रांड बन चुका है, इसीलिए वो अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आज मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया B2C का। तो इसमें क्या है, आपको मार्जिन ज़्यादा मिलते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि एप्पल बहुत हेवी मार्जिन्स पे काम कर रहा है, 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बेच पाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज है कि जो 10 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बेच पाते हैं, बहुत हेवी मार्जिन्स में काम करते हैं। अभी क्योंकि ब्रांड बन चुका है, मोनोपोली बन चुकी है, तो वो आपको कोई भी मार्जिन पे वो आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच सकता है। फिर इसमें आपको इनोवेशन करने का बहुत स्कोप है। अगर आप आज एक कार बना रहे हो, कल आप एक मोबाइल फ़ोन भी बना सकते हो। अभी जैसे चाइना की कंपनी Xiaomi, उनका इंडिया में कुछ सालों पहले मोबाइल फ़ोन का लॉन्च हुआ था। आज वो एक कार कंपनी भी है, आज एक बड़े स्केल पे उनका कार प्रोडक्शन भी चल रहा है। तो एक आपको प्रोडक्ट इनोवेशन करने का बहुत स्कोप है। अब अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट देखो तो एप्पल लैपटॉप, मोबाइल, एयरपॉड्स, सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें बना पाता है। तो आपको प्रोडक्ट इनोवेशन में बहुत बड़ा स्कोप है। टेस्ला का एग्जांपल ले तो टेस्ला कार, बैटरीज, सोलर रूफटॉप सारी चीज़ें आज बनाता है, रोबोट सारी चीज़ें बनाता है एंड आपको बेचता है क्योंकि इट्स अ ब्रांड ओरिएंटेड कंपनी। इसमें मार्जिन्स हाई मिलते हैं, आपको प्रोडक्ट इनोवेशन करने का बहुत स्कोप है, आपको वैल्यूएशन अच्छा मिलता है, आपके कंपनी का वैल्यूएशन हमेशा बढ़ता है। आप अगर आप स्टॉक मार्केट में हो या अगर आप प्राइवेट लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, तो आपको कंसिस्टेंट हाई वैल्यूएशन मिल सकता है। इसमें कॉन्स क्या है कि आपको मार्केटिंग आना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर मार्केटिंग नहीं आता है तो फिर आपको कंज्यूमर मिलवाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें अभी B2B में आप साल भर में 1 या 2 कस्टमर के साथ ही डील कर रहे हो। बट जब आप B2C में आते हो तो आप साल भर में 1000, 2000, 3000 लोगों को आप डील कर रहे हो। तो इतने लोगों को आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता है, उनका लॉयल्टी का लेना पड़ता है, ट्रस्ट फैक्टर आपको गेन करना पड़ता है। तो इसमें ब्रांड बिल्डिंग में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये सबको नहीं आता है। एंड अगेन इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑर्डर्स नहीं होती। कभी कभी आपका फेस्टिव सीजन में आपका बहुत हाई ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है, बट वही अगर आप समर्स में जाओ तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम होता है। तो इसीलिए बहुत सारे ब्रांड्स
सम विंटर सीजन में या रेनी सीजन में डिस्काउंट करते हैं, क्योंकि वो टाइम पे उनको ऑर्डर सप्लाई कम होता है। बट जब फेस्टिवल पीरियड आता है तो मान्यवर, मोहे, बहुत सारे ब्रांड्स हैं कि जो वो टाइम पे बड़े बड़े स्केल पे ऑर्डर्स मिलवाते हैं एंड बहुत हाई मार्जिन पे तभी वो अपना बिजनेस करते हैं। तो ये है कि इसमें कंसिस्टेंसी होती नहीं है इस बिज़नेस में। बट अगेन, आपको मार्केटिंग अगर आपको अच्छे से नहीं आता है, बट आपको प्रोडक्शन करते होता है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते आता है, तो आप B2B बिज़नेस में जाइए। अगर आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग अच्छा आता है तो आप B2C बिज़नेस में जाइए, क्योंकि आपको हाई मार्जिन्स मिल सकते हैं एंड आप अच्छा वैल्यू आप कंपनी का बना सकते हैं। एंड अगर आप दोनों में अच्छे हो, अगर आपको प्रोडक्शन क्वालिटी भी आता है, तो आप B2B एंड B2C दोनों बिजनेस एक्टिव रख सकते हो। तो B2B एंड B2C बिजनेस में अगर आप दोनों इसमें काम कर रहे हो, तो इसमें आपको एक साइड से कंसिस्टेंट वॉल्यूम प्रोडक्शन भी मिलता है, एक आपको फिक्स्ड बैलेंस शीट भी होती है कि फिक्स्ड आपको प्रॉफिट्स कितने वो भी पता होता है। वही आपको B2C बिजनेस के में अगर आप पैरेलली उसी के साथ कर रहे हो, तो आपका एक न्यू प्रोडक्ट लाइन भी आप लॉन्च कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है। मैंने आपको सारे इंडस्ट्रीज के दिखाई है, सारे कस्टमर सेगमेंट्स का आपको एक्सप्लेन किया है। अभी आपका डिसीजन है किस में जाना चाहिए। आप इनिशियली B2B करो, फिर उसके बाद B2C करो, एंड आप दोनों में अच्छे हो, या आप अगर मार्केटिंग में अच्छे हो तो आप डायरेक्टली B2C भी कर सकते हो। सो इट इज़ ऑल योर चॉइस, बट अल्टीमेट वैल्यू गेन अगर आपको करना है तो वो B2C सेगमेंट में ज़्यादा होता है। थैंक यू।